पति के मौत के 4 दिन बाद ही देवर ने जायदाद के लिए विधवा भाभी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन जब वकील ने वसीयत का वह पन्ना पढ़ा तो भाभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिश्तों के बदलने का ऐसा दर्दनाक मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जो देवर कल तक मुझे माँ का दर्जा देता था, आज वही मुझे बोझ समझकर घर से बेघर करने पर तुला था। मेरा नाम सुमित्रा है। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ों पर आकर खड़ी थी जहाँ मुझे अपने ही साये से डर लगने लगा था। मेरी शादी को 25 साल हो चुके थे। मेरे पति, जिनका नाम आलोक था, एक बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के इंसान थे। हमारी कोई औलाद नहीं थी। शादी के शुरुआती सालों में हमने बहुत इलाज करवाया, मंदिरों में माथा टेका, लेकिन भगवान ने हमारी गोद सूनी ही रखी। शायद भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन इस सूनेपन को भरने के लिए भगवान ने मुझे एक दूसरा सहारा दिया था, मेरा देवर रवि। जब मेरी शादी होकर इस घर में आई थी, तब रवि महज 5 साल का था। मेरी सास का देहांत रवि के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था और ससुर जी भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। ऐसे में रवि की पूरी जिम्मेदारी मेरे और आलोक के कंधों पर आ गई थी। मैंने रवि को कभी देवर की नज़र से देखा ही नहीं। मैंने उसे हमेशा अपना बेटा माना। उसे नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, उसकी छोटी छोटी चीज़ें पूरी करना, यही मेरी दिनचर्या थी। आलोक अक्सर मजाक में कहते थे, सुमित्रा तुम इस लड़के को इतना लाड प्यार मत करो, कल को यह सर पर चढ़ जाएगा। मैं हमेशा हंसकर जवाब देती, अजी आप क्या जाने, यह मेरा बेटा है, बुढ़ापे में यही हमारी लाठी बनेगा। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था। हमने अपनी ज़रूरतों को कम करके पेट काट कर रवि को पढ़ाया। आलोक एक छोटी सी दुकान चलाते थे जिससे घर का खर्च बमुश्किल चलता था, लेकिन हमने रवि की पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। रवि ने इंजीनियरिंग की और शहर के एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा जैसे मेरी तपस्या सफल हो गई। पूरे मोहल्ले में मैंने मिठाई बांटी थी। रवि की नौकरी लगने के बाद हमारे दिन फिरने लगे। घर में सुख सुविधा की चीज़ें आने लगी। आलोक भी अब थोड़ा आराम करने लगे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। एक रात आलोक को अचानक सीने में तेज़ दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। जिस मांग के सिंदूर के सहारे मैं जी रही थी वह मिट चुका था। मैं सुन्न हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किसके सहारे जीऊँगी, लेकिन उस वक्त रवि ने मुझे संभाला। उसने रोते हुए कहा था, भाभी आप चिंता मत करो, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आप मेरी माँ हैं। रवि की बातों ने मुझे जीने का एक सहारा दिया। आलोक की 13वीं तक सब कुछ सामान्य रहा। रिश्तेदार आए और चले गए, लेकिन 13वीं के अगले ही दिन से रवि का व्यवहार बदलने लगा। जो रवि पहले मेरे पास बैठकर घंटों बातें करता था, अब वह मुझसे नज़र चुराने लगा। वह घर देर से आने लगा और जब जब भी मैं उससे कुछ पूछती वह चिड़चिड़ा हो जाता। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसके साथ एक वकील भी था। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने पूछा, रवि यह वकील साहब घर क्यों आए हैं, क्या कोई कानूनी काम है? रवि ने मेरी आंखों में देखे बिना रूखे स्वर में कहा, हाँ भाभी बहुत ज़रूरी काम है। मैं चाहता हूँ कि अब घर का और जायदाद का बंटवारा हो जाए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बंटवारा? अभी आलोक को गए 1 महीना भी नहीं हुआ था और रवि बंटवारे की बात कर रहा था। मैंने काँपते हुए कहा, रवि यह तुम क्या कह रहे हो? बंटवारा? और किससे? इस दुनिया में हम दोनों के सिवा है ही कौन? यह पूरा घर तुम्हारा ही तो है। रवि ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोला, भाभी मुझे यह भावनात्मक बातें नहीं सुननी। भैया के जाने के बाद अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं इस पुराने घर को बेचकर शहर के एक फ्लैट लेना चाहता हूँ और अपने पैसे अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे आपकी जिम्मेदारी अब और नहीं उठानी। आप अपना हिस्सा लीजिए और जहाँ जाना है जाइए। मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह वही रवि है जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था? मैंने रोते हुए कहा, रवि मैंने तुझे अपने सगे बेटे से बढ़कर माना, आज तू मुझे घर से निकालने की बात कर रहा है। मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में? रवि ने बेरुखी से कहा, वह आपकी समस्या है भाभी। आप वृद्धाश्रम जा सकती हैं या फिर अपने मायके। मुझे कल बस यह घर बेचना है और मुझे मेरे पैसे चाहिए। कल सुबह तक आप इस कागज़ पर दस्तखत कर दीजिए, वरना मुझे कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। पूरी रात मैं रोती रही। आलोक की तस्वीर को सीने से लगाकर मैंने उससे शिकायत की, देखिए जी आपके लाडले ने क्या सिला दिया मेरी ममता का। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अगले कुछ दिन नरक से बदतर थे। रवि ने घर का राशन लाना बंद कर दिया, बिजली का बिल नहीं भरा, जिससे घर की बत्ती गुल हो गई। वह हर रोज़ शराब पीकर आने लगा, जबकि उसने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया था। और घर में जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि पड़ोसी सुने। वह पड़ोसियों के सामने मुझे ताना मारता, यह बुढ़िया मेरे सिर पर बोझ बन गई है। भैया तो चले गए, अब मैं इसे क्यों झेलूं? पड़ोसी बातें बनाने लगे। कोई कहता कि कलयुग आ गया है तो कोई कहता कि औरत की किस्मत ही खराब है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता था। रवि इतना गिर सकता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर हार कर मैंने फैसला किया कि मैं यह घर छोड़ दूंगी। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, वह रहने का क्या फ़ायदा? अगर आपको ये कहानी में अभी तक का मोड़ भावुक लग रहा कर रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।
फैसले की घड़ी आ गई। वकील साहब फिर से घर आए। रवि ने मकान बेचने का सौदा भी तय कर लिया था। खरीदार भी बाहर बैठा था। रवि ने कागजात मेरे सामने रखे और कहा, भाभी चुपचाप यहाँ अंगूठा लगा दो, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई दया नहीं थी, सिर्फ लालच था। मैंने भारी मन से कागजात पर अंगूठा लगा दिया। घर बिक गया। रवि ने पैसों का बैग अपने हाथ में लिया और बोला, भाभी आपका हिसाब हो गया, अब आप अपना सामान बांध लीजिए, शाम तक घर खाली करना है। मैंने अपनी चंद साड़ियाँ और आलोक की तस्वीर एक पुराने संदूक में रखी। भरी आंखों से उस घर को देखा जिसे मैंने 25 साल अपने खून पसीने से सींचा था। मैं घर की देहरी पार करने ही वाली थी कि तभी एक काली कार हमारे घर के सामने आकर रुकी। उस कार में से एक भारी भरकम आदमी उतरा, जिसके साथ 2-3 पहलवान जैसे दिखने वाले आदमी थे। वह आदमी सीधा रवि के पास आया। मैं डर गई। मुझे लगा कि रवि ने कोई और मुसीबत मोल ले ली है। उस आदमी ने रवि से पूछा, क्यों रवि बाबू, इंतजाम हो गया? आज आखिरी तारीख थी। अगर आज पैसे नहीं मिलते तो हम इस घर पर कब्जा कर लेते और तुम्हारी भाभी को। वह आदमी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रवि ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी इंतजाम हो गया है, यह लीजिए आपके पूरे 50 लाख रुपए ब्याज समेत। अब आप मेरे परिवार से दूर रहिएगा। मैं जड़वत वहीं खड़ी थी। 50 लाख, आलोक या रवि पर इतना कर्ज, यह सब क्या हो रहा था? रवि ने वह पैसों से भरा बैग उस सेठ को थमा दिया। घर बेचने से जो भी पैसा मिला था वह सारा का सारा उस सेठ के पास चला गया। रवि के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। सेठ पैसे गिनकर हंसता हुआ चला गया। उसके बाद जाने के बाद रवि वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं दौड़कर उसके पास गई। रवि, यह सब क्या था और कौन था वो आदमी, और तूने घर बेचकर सारे पैसे उसे क्यों दे दिया? तू तो कह रहा था कि तुझे फ्लैट खरीदना है, तुझे ऐश करनी है। तभी वकील साहब, जो अब तक चुपचाप कोने में खड़े थे, आगे आए और बोले, सुमित्रा जी, आज आपको सच जानना जरूरी है। आलोक जी की मौत सिर्फ बीमारी से नहीं हुई थी, उन्हें दिल का दौरा सदमे की वजह से पड़ा था। मैं हक्की बक्की रह गई। कैसा सदमा? वकील ने बताया, आलोक जी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उस सेठ से भारी कर्ज लिया था, लेकिन व्यापार में घाटा हो गया और वह कर्ज चुका नहीं पाए। सेठ ने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं मिले तो यह घर नीलाम कर देगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। आलोक जी इसी चिंता में दुनिया छोड़ गए। मरने से पहले उन्होंने रवि से वादा किया था कि आपको इस बात की भनक भी नहीं लगने देगा और आपके सिर पर छत नहीं है, यह घर गिरवी पड़ा है। मैं अवाक रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वकील साहब ने आगे कहा, सुमित्रा जी, रवि ने पिछले 1 महीने में क्या नहीं किया। अपनी जमा पूंजी, अपनी कार, अपनी माँ के गहने सब बेच दिए, लेकिन रकम बहुत बड़ी थी। सेठ ने धमकी दी थी कि अगर आज पैसे नहीं मिले तो वह आपको उठा ले जाएगा। रवि के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जानता था कि अगर उसने आपको सच बताया तो आप यह घर बिकने नहीं देंगी, आप अपने गहने या अपनी जान जोखिम में डाल देंगी। इसलिए उसने यह नाटक किया। रवि, जो अब तक जमीन पर सिर झुकाए बैठा था, सुबकते हुए बोला, भाभी मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर था। मैं भैया कोई दिया हुआ वचन तोड़ नहीं सकता था। भैया ने कहा था कि सुमित्रा को कभी रोना नहीं चाहिए। अगर मैं आपको बताता कि हम सड़क पर आ चुके हैं तो आप टूट जाती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुरा बन जाऊं। अगर आप मुझे नफरत करेंगी तो आपको मुझसे बिछड़ने का दुख नहीं होगा। मैं चाहता था कि आप मुझे स्वार्थी समझें और इस घर का मोह छोड़ दें। रवि ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ था। भाभी, मैंने घर तो बेच दिया, लेकिन उस सेठ का मुंह बंद कर दिया। वह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैंने आपके लिए पास वाली कॉलोनी में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया है। मैं मजदूरी कर लूँगा, रिक्शा चला लूँगा, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगा। बस मुझे अपने पास रख लो। माँ, मेरी रूह कांप गई। मैं जिसे पत्थर समझ रही थी वह तो हीरा निकला। मैंने जिसे लालची समझा उसने मेरे स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी छवि भी कुर्बान कर दी। उसने शराबी होने का नाटक किया, गालियाँ सुनी, समाज की बदनामी सही, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। मैं घुटनों के बल बैठकर रवि के गले लग गई। हम दोनों देवर भाभी माँ बेटी की तरह फूट फूट कर रोए। मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, पगले, तूने मुझे पराया कर दिया। क्या माँ अपने बेटे का दुख नहीं बांट सकती? तूने इतना बड़ा बोझ अकेले कैसे उठाया? रवि ने बच्चों की तरह मेरे कंधे पर सर रखकर कहा, क्योंकि मैं भैया की जगह नहीं ले सकता भाभी, लेकिन उनका फर्ज तो निभा सकता हूँ ना। उस दिन हमारा पुश्तैनी घर जरूर बिक गया, लेकिन हमारे रिश्ते की नींव और मजबूत हो गई। हम उस छोटे से किराए के कमरे में चले गए। रवि ने फिर से नई शुरुआत की। उसने छोटी नौकरी शुरू की। मैंने भी घर में सिलाई का काम शुरू किया। संघर्ष था, लेकिन सुकून भी था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है। समाज आज भी रवि को यह लालची देवर मानता है जिसने घर बेचा क्योंकि हमने किसी को सफाई नहीं दी, लेकिन मेरे दिल में उसकी जो जगह है वह किसी मंदिर की मूर्ति से कम नहीं। आलोक जी जहाँ भी होंगे, आज उन्हें अपने भाई पर गर्व हो रहा होगा। कहानी की सीख, अक्सर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कभी कभी अपने ही हमें दुख देते हैं ताकि वे हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकें। रिश्तों की गहराई को शब्दों में नहीं, त्याग से मापना चाहिए। दोस्तों, अगर रवि के त्याग ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हों तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। अंत में आप सबके लिए एक जरूरी बात, अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जो बिना कहे आपकी सारी परेशानियों को अपना बना लेता है तो आज ही उसे गले लगाकर धन्यवाद कहें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।